रियली टुडे सेशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम रियल टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे खुद स्टूडेंट कम्युनिटी से निकले हैं, खुद कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी एक जगह बनाई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी जगह बनाई है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या-क्या उनकी जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चैलेंजेस थे, किस चीज ने उनको इंस्पायर किया इस चीज को स्टार्ट करने के लिए। तो नाउ स्मृति मैम, बैक टू यू। Thank you so much, Tanushree ma'am. And I firstly would like to apologize to everyone. I'm extremely sorry जो confusion हुआ and we started the session a few minutes later today. As I said earlier, we are all guinea pigs of technology and we are trying to do the best we all can in the given circumstances. मैं आज फिर से आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि एक टाइम ऐसी चीज होती है जो हम किसी को देते हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वीक आफ्टर वीक हम लोग वी कम टुगेदर एंड वी ट्राई एंड लर्न समथिंग। So hats off to each and every student present over here. You all are rockstars. आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं और अपना बेस्ट वर्जन पढ़ने में कोशिश कर रहे हैं। आई होप कल के सेशन के बाद आपने काफी कुछ सीखा था एंड आई होप आपके गोल सेट हो गए हैं, आपका विजन बोर्ड बन गया, आपने फाउंडर की जर्नी से काफी लेसन सीखे। एंड टुडे आपको मैं बताना चाहूंगी कि सैट एग्जैक्टली करता क्या है उन लोगों के थ्रू जो सैट के साथ इंक्यूबेटेड है। आप हमेशा पूछते हो आइडिया कैसे पूछना है, मैम आइडिया कैसे आएगा, मार्केट कैसी है, ये लोग आपको बताएंगे इनको आइडिया कैसे आया, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो इट इज दिस टाइम टुडे दैट वी ऑल कम टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि हम बाहर से स्पीकर्स बुला सकते हैं, मैं ज्ञान दे सकती हूँ, तनुश्री मैम, शिल्पा मैम, सुनन सर, धर्मवीर सर, हम सब आपके साथ चीजें शेयर करते हैं, बट जितना हम अपने एज ग्रुप से सीखते हैं आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस ओवर हियर। सो ऑन दिस नोट मैं एक एक करके सारे स्पीकर से कहूंगी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। फर्स्टली हम भारत लाइट्स के पास जाना चाहेंगे। आई होप यू आर अनम्यूट, आई विल जस्ट चेक। ओके, सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। भारत लाइट्स, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या अपने क्वालिफिकेशंस है। जी बिल्कुल। थैंक यू। मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं एक साहित्यकार भी हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला से हूँ और पंचकुला इनक्यूबेटर से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बीए की मैंने पढ़ाई की है और मेरा स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप मेरा लाइटिंग सेक्टर में है और लाइटिंग सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। अब डिजी सेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, डिजी सेल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष और मयंक अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करें। ओके, आशीष, would you like to go first? Yes, ma'am. Hello. Yes, Ashish, you're audible. Please go ahead. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So, ma'am, actually, my name is Ashish and I am from Karnal. I have studied BCA from Government College, and I am doing freelancing from like 4 to 5 years. And during this course, last year we have started this business like Digicel, a digital marketing agency. That's really nice. And Mayank, would you like to tell about yourself also? Yeah, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself Mayank Bansal. Actually, मैं भी फ्रीलांसर ही था और मैंने अभी MSc कंप्लीट की है अपनी कंप्यूटर साइंस में। मुझे वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर एज अ फ्रीलांसर भी एक्सपीरियंस है, प्लस जॉब का एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने अपनी जॉब क्विट करके ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। अभी हम लोग जैसे मैंने सेकंड ईयर के स्टार्टअप इंक्यूबेटर के बारे में सुना और गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये ओपन था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था। तो मैं यहाँ पर आया तो आशीष और मेरा सेम पैशन है और कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंडसेट कुछ हद तक डिफरेंट है बिजनेस को लेके, बट हमारा विजन और गोल लगभग सिमिलर है और हमारी नॉलेज भी डिफरेंट है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अच्छे को फाउंडर्स भी बन सकते हैं, तो हम लोगों ने उस चीज को माइंड में रख के अपनी डिजिटल जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो स्टार्ट करने की स्टार्ट की।
और अभी ये अच्छा चल रहा है हम लोगों का, तो होप फॉर द गुड। तो बाकी का हम नेक्स्ट अभी मैम जब बात करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और ज्यादा। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी निशा। निशा, आप प्लीज अपने आप को, अपने स्टार्टअप को बताना चाहेंगी, थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं इस सेशन के ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। आई एम निशा वर्मा फ्रॉम स्टार्टअप इनक्यूबेटर हिसार। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हिसार की एक पास आउट स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। प्रेजेंटली एज एन एंटरप्रेन्योर मैं डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही हूँ। That is very interesting to know. शाहिद from यार इंटरनेशनल, आप बताएंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शाहिद। मैम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैंने लास्ट ईयर द्रोणाचार्य गुरुग्राम से बीएससी पास आउट की है और मैंने अभी इमिटेशन ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है। राइट, थैंक यू शाहिद। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सारे पैनलिस्ट से ये होगा कि मैं ना आपसे वो क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क यू जो स्टूडेंट्स नॉर्मली आस्क अस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज, आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया? सो भारत लाइट्स, वुड यू प्लीज लाइक टू गो बैक फर्स्ट? राम प्रसाद। भारत लाइट। जी मैम। हाँ जी, तो ये सारे स्टूडेंट्स ना हमेशा हमसे पूछते हैं मैम आइडिया कहाँ से मिलता है? हाँ जी मैम, सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? बिल्कुल मैम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन हो जाती है तो मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है हमारे मन में कि भाई अब क्या किया जाए। कुछ लोग तो उलझे रह जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये पहले से ही था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय से ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है। और सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अगर मैं कहीं जॉब भी करता हूँ तो मुझे कितनी सैलरी मिल जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 30,000, 35,000, इससे ज्यादा मेरे को सैलरी नहीं मिल पाएगी और मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता। यानी कि मुझे कहीं जाना है, घूमना है, वो नहीं कर पाऊंगा। तो आइडिया का जो जन्म हुआ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने इन बातों को नोट किया था क्योंकि पढ़ाई के टाइम में बहुत दिक्कत आती थी। दिक्कत ये आती थी कि लाइट नहीं होती थी सीजन के टाइम में, या फिर वैसे भी 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइटें कट होता था, तो जिस वजह से हम ना तो रात को पढ़ पाते थे ना रात को सो पाते थे अंधेरे में। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वहाँ की जो फैमिलीज हैं, मजदूर फैमिली, मैं मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे क्या था कि इतना हम लोग नहीं था कि भाई हम इन्वर्टर लगा ले घर में। इन्वर्टर भी लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। तो थोड़ा मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था, फिजिक्स के अंदर में इंटरेस्ट था, पिताजी इलेक्ट्रिशियन रहे हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इनमें मैं काम करता रहता था थोड़ा बहुत। तो फिर मेरे को आइडिया आया क्यों ना हम मैंने पढ़ा इनके बारे में, लाइटिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा और कुछ सोशल वर्कर था, सोशल वर्क काम करता था, तो मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नहीं, समाज के वो को भी साथ में लेकर चलना है, देश के लिए भी काम करना। तब मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं लाइटिंग सेक्टर में काम करूँ। तो मैंने लाइटिंग सेक्टर के अंदर थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि जो दूसरी कंपनियां हैं जो एलईडी लाइट्स बनाती हैं वो काफी महंगा दे रही हैं, मैं कहीं ना कहीं इसको सस्ता करके लेकर के मार्केट के अंदर लेके आऊं। तो वहीं से मेरे दिमाग में ये आइडिया जनरेट हुआ, फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया और 1 साल तक मैंने पहले रिसर्च किया, फिर उसके बाद मैंने इसको आगे लेके आया। वेरी इंटरेस्टिंग राम, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कैसे आपका आइडिया बॉर्न हुआ। नाउ आशीष एंड मयंक फ्रॉम डिजिसेल, I would like to know from you, how did this idea come to you? Okay मैम, so basically क्या हुआ कि जैसे 10th हमने की, एक्चुअली मैंने की, तो उसके बाद मैं गया था एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे हमारे फ्रेंड्स बने, क्लासेस से इंट्रोडक्शन हुए, जहाँ पे दोस्त बने हमारे,
वहाँ पे एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड से बातचीत हुई ऐसी, तो वो क्या करता था कि वो ब्लॉगिंग करता था, तो उससे इंस्पायर होके मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे करके लोग ऑनलाइन भी अर्निंग करते हैं, और फिर वहाँ से मुझे करियर। You're not audible, Ashish. Hello. Yeah, now you're audible, please. हेलो Hello, Ashish, you're audible now. Please go ahead. हेलो Hello, Ashish, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो Okay, I think Ashish cannot hear me. Mayank, आप हैं? Yeah, yes. Yeah, I think you can Uh, continue. हाँ, yeah. Ashish is asking if he's audible. Let me tell him if he wants to continue, then he can take it from there. Okay. Ashish, are you there? I think he is not able to. Yes, yes. He had sent me a Okay. message asking. Please continue, Mayank. ओके, सो बेसिकली आशीष और मैं मिले ही इस स्टार्टअप इंक्यूबेटर में हैं, ठीक है। तो उससे प्रीवियसली मेरी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट हो चुकी थी। एक्चुअली मैं जो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, एक्चुअली उससे मैंने वेब डेवलपर के तौर पे स्टार्ट किया था। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं कुछ खुद का प्रोडक्ट बनाऊं, मतलब ऑनलाइन। तो जब मैंने स्टडी किया तो एक तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कोडिंग की, तो वहां पर मैंने देखा कि भाई कोडिंग तो मैं कर लूंगा, चलो मैं प्रोडक्ट भी बना लेता हूँ, बट जो मार्केट एक्सपेंसेस है वो मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम इन्वेस्टर्स वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि भाई कैसे मार्केट करना है, कैसे क्या करना है। तो उस टाइम पे फिर एक तब मेरे को एक पैशन लगा कि भाई हाँ, इसमें आगे जाना चाहिए, अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। प्लस फिर मैंने ये भी पढ़ा कि प्रोडक्ट बनने के बाद आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर सकते हो, बट अगर आपको कोई मार्केटिंग एजेंसी अच्छी नहीं मिली तो वो आपका पैसा वेस्ट भी बहुत करवाएगी। तो उस केस में आप मतलब काफी लॉस में भी जा सकते हो। तो मुझे ये समझ आया कि अगर आपके पास मार्केटिंग है तो सब कुछ है। तो उस तरह से फिर मैंने देखा कि भी दो तरह की मार्केटिंग है, एक ट्रेडिशनल एक डिजिटल। तो फिर ट्रेडिशनल में मैंने देखा कि भाई ट्रेडिशनल में स्कोप नहीं है आज के टाइम में, तो डिजिटली ज्यादा बढ़िया है। तो फिर डिजिटली मैंने सीखना शुरू किया, काफी सारे ब्लॉग्स पढ़े, तो फिर उस चीज से मेरा इंटरेस्ट बना। फिर आगे मैं धीरे धीरे इस लाइन में आगे कंटिन्यू करता चला गया। फिर मुझे कुछ क्लाइंट्स मिल गए बाय लक, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो वहां से मेरी जर्नी प्रॉपरली स्टार्ट हुई। फिर तब से मैं फ्रीलांसिंग करने लगा, फिर जॉब में मुझे अच्छा थोड़ा सा बूस्टअप मिला। फिर उसके बाद मैं प्रॉपर इसी चीज में आगे कंटिन्यू किया। बट फिर ये जैसे इंक्यूबेटर सेल का मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आया, आशीष मिला मुझे। तो हम लोगों को लगा कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग मार्केट के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना डिजिटल। Thank you, Mayank. Nice to know your journey. Nisha, it is a pleasure to have a woman entrepreneur on our panel. You know, we at SAC and the Department of Higher Education is taking a lot of steps to promote women entrepreneurs. मैं जानना चाहूंगी आपको ये आइडिया कैसे आया and how did your journey start? How did you become an entrepreneur from a student to an entrepreneur? यस मैम, कॉलेज लाइफ से ही मेरा ड्रीम था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं, क्योंकि मुझे जॉब प्रोवाइडर बनना था, जॉब सीकर नहीं। और अपने रिलेटिव्स के घर में मैंने डिस्पोजल की मशीन देखी हुई थी, तो मैंने उनसे मशीन के बारे में काफी डिस्कस किया, जैसे कैसे वो उसको ऑपरेट करते हैं, कैसे रॉ मटेरियल से वो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद मेरे को मशीन इतना कुछ जानने के बाद उसके बारे में मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने उनके साथ वो ज्वाइन कर लिया। एंड आफ्टर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस फिर मैंने सोचा कि अब ये मशीन मतलब मैं खुद से ही बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकती हूँ, इसको हैंडल कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इससे खुद का काम किया जाए। देन मैंने जैसे रिलेटिव्स के घर में देखा था, फिर उनसे अलग अपना ही बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। अब मेरे पास बिजनेस आइडिया तो था, बट मुझे ये नहीं, मेरे पास ये आइडिया नहीं था कि मैं अपनी इस बिजनेस आइडिया को ऑपरेट कैसे करूं। देन फिर बीकॉम फाइनल ईयर में स्टार्टअप इनक्यूबेटर सर ने हमारे कॉलेज में सेशन दिया और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में हमें बताया, और आइडिया जनरेशन से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने तक के बारे में बहुत ही मोटिवेटिंग वे में उन्होंने स्कीम के बारे में हमें बताया। सेशन ओवर होने के बाद मैंने स्टार्टअप टीम से अपना आइडिया डिस्कस किया, तो स्टार्टअप टीम को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया। फिर मैंने पापा से, फैमिली से अपना आइडिया डिस्कस किया, एंड स्टार्टअप टीम ने मेरे आइडिया को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया।
फिर मैंने पापा और स्टार्टअप टीम के साथ मिलकर अपना बिजनेस प्लान किया एंड फाइनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैंने अपना बिजनेस वर्मा एंटरप्राइज के नाम से स्टार्ट किया। थैंक यू निशा। वर्मा एंटरप्राइज को ऑल द बेस्ट, यू नो, एंड इट्स नाइस टू सी कि एक लड़की इतनी पैशनेटली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एवरीडे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं और हमेशा परसेंटेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कम होती है, बट व्हेन वी कम अक्रॉस समवन जो इतना पैशनेटली फील कर रही है, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू। एंड नाउ मूविंग ऑन टू म्यार इंटरनेशनल, शाहिद आप बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर कहाँ से स्टार्ट हुई? मैम कौन से? मेरी हाँ जी। मैम स्टार्टिंग तो ये था कि जब मैं 6-7 साल का था, तो जब से ही नोटिस कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से काम है ज्वेलरी का, तो मैंने देखा कि मेरे पापा शुरू से स्टार्टिंग में ज्वेलरी बनाते आ रहे हैं कि बाहर से विदेश से लोग आते थे। तो मैं अपने दोस्तों से जाके मतलब स्कूल में डिस्कस करता, देखो यार मैं ये चीज़ बनती है, बहुत अच्छी है और बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं। तो उस टाइम से ही मैंने ये सोचा था कि मैं ज्वेलरी का ही बिजनेस करूंगा और इसे आगे तक ले जाऊंगा। पर मैं धीरे धीरे जब देखता रहा कि काम मतलब घटता हुआ गया, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा था। घर वाले भी ये कह रहे थे अपना कोई या तो कोई जॉब देख लो, गवर्नमेंट जॉब देख लो, या कुछ और चीज जो तुम्हें करनी हो कर लो। बट मैं मेरा शुरू से एक फोकस था कि मुझे करना एक बिजनेस है। ले दे के मैं जो भी है 12वीं करने के बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है, बीएससी में एडमिशन लिया, लास्ट टाइम मैं पार्क में बैठा हुआ था, तो वहाँ स्टार्टअप टीम से मैम आए थे हमारे पास। मैं बैठा हुआ तो मैम ने कहा कि हमें आपसे कुछ स्टार्टअप के बारे में बातचीत करनी है। तो मैम ठीक है मैम, आप कर लीजिए बात। तो मैम ने बताया कि हम जो है ना बच्चों को बिजनेस के लिए बताते हैं कि भाई आपको या आपका कोई बिजनेस है या स्टार्टअप है कोई, तो हम उसके लिए हैंड होल्डिंग करते हैं, आपको बताते हैं कैसे काम करना है, मतलब कैसे बिजनेस को लेके जाना है। तो मैम वहाँ मैंने ये मैम से डिस्कस किया, मैम मेरे पास एक बिजनेस है। तो मैम ने बोला कि आप यहाँ कॉलेज में जो आपका स्टाफ हेड है वहाँ ऑफिस में आइए और वहाँ उसके डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो जब मैं वहाँ गया स्टार्टअप में ऑफिस में, तो मैम को मैंने जाके बताया कि मैम ऐसा ऐसा है कि हमारा एक बिजनेस है जो मुझे लगा। मैंने कहा बेटा ये नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि जो तुम्हारा जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, जो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जो चीज मैं सुनता हुआ आ रहा था कि जो जहाँ जिसे हम अपना ज्वेलरी सप्लायर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये काम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कुछ और वो भी ये कह रहे थे कुछ और देखो। तो मैम ने दिखाया कि बेटा ये देखो एचसी की साइड पे या कुछ ऐसा भी देखो कि आपकी ज्वेलरी, मतलब मैंने वहाँ देखा कि जो हमारी ज्वेलरी कम प्राइस में वहाँ बहुत ज्यादा हाई मार्जिन में जा रही थी। तो वहाँ उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उस चीज को लेके मैंने फिर स्टार्ट किया इसके ऊपर स्टडी के। मुझे जब मैं वहाँ गया तो मुझे जो है ना बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी मतलब जीरो नॉलेज थी, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। जब मैं वहाँ गया तो फिर मैम ने मुझे मतलब सैक टीम में मतलब इतना सपोर्ट किया कि एक एक चीज को गाइड करके मतलब प्यार से बहुत आराम से बताया कि आपको ऐसे करना है, यहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको इस तरीके से करना है। तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर जाऊंगा, मतलब जैसे मोटिवेट करते रहते थे कि हाँ भाई शायद तुम कर लोगे। मैं अपने सामान को मतलब बताने के बाद मतलब इसका प्राइस भी नहीं बता सकता था किसी है। बट अभी जब से मैं स्टार्टअप वहाँ पे गया, वहाँ पे मैडम ने मुझे बात करना तक सिखाया कि कैसे तुम्हें अपने आप के प्रोडक्ट को सेल करने हैं। और मैंने वहाँ वेरी गुड शाहिद। शाहिद को मैं कहती हूँ डेस्टिनी चाइल्ड, क्योंकि ये कभी कॉलेज नहीं आता था। दैट डे ओनली ही केम कॉलेज जब हमने आउटरीच एंड दैट वाज द फर्स्ट डे हमने आउटरीच गार्डन में स्टार्ट करी, क्योंकि क्लासरूम्स में बच्चे कम आ रहे थे। एंड दैट इज हाउ शाहिद लैंडेड विद अस। हाँ जी शाहिद प्लीज कंटिन्यू, आप क्या कह रहे थे? तो मैम फिर मैम एक चीज और चीज जो मैंने सबसे ज्यादा वहाँ सीखा, मैंने हर टीचर से सुना है कि जब मैं पढ़ाई करते हैं तो ये चीज सुनते हैं कि आप 100 बार पूछोगे ना 100 बार बताएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। मतलब बट ऐसा नहीं था कि 100 बार पूछते ना वो 100 बार नहीं बताते, मतलब गुस्सा हो जाते, मतलब इरिटेट होने लग जाते बच्चों से। बट मैम मैंने यहाँ 1000 बार पूछा था तो मैडम ने मुझे इतनी बार ही बताया, और ऐसा नहीं लगा कि जैसे मतलब लोग डांटते हैं, मतलब लगता हो कि चेहरे से कि हाँ भाई नहीं बेटा हाँ ऐसे ही है। 100 बार मैंने पूछा है, 200 बार पूछा, कितनी बार पूछता हूँ। तो मतलब सैक की इतनी ज्यादा हेल्प थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं अब इतना भी बोल रहा हूँ ना, तो बस इनकी वजह से मेरे को इतना बोलने में हेजिटेशन होता था। मैं खड़ा भी स्टेज पे मैंने एक बार खड़ा कर दिया बट नहीं बोल पाया। मोटिवेट और किस तरह बिजनेस करना है, मतलब एक एक चीज वो कहते हैं ना मैम हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब बच्चों को सिखाते हैं, सेम ऐसी टीम बिल्कुल मैम ने बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया। और आज
मैं आपके सामने बता भी रहा हूँ। और एक चीज ये है कि फिर मैंने उसके ऊपर देखा कि रिसर्च की कि बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे अब इंडिया के अंदर ही हम देखें तो टोटल 1.6 लाख करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो अभी 2021 के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी का है खाली। और बाहर अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो वहां का तो मैं पता नहीं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा भूल गया मैं। कोई बात नहीं तो शायद, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बोलो बोलो। तो मैं यही चाहूँ कि जो भी अगर अगर माइंड में कुछ भी मतलब आता हो, अगर आपके पास स्टार्टअप ऐसे मतलब इंक्यूबेटर सेंटर है, वहां जाओगे डिस्कस करते हैं ना, तो वो अपना आप ही मतलब तुम्हें अंदर से भी आ जाएगी, यहाँ पे तुम कर सकते हो। तो ऐसा चीज बताएंगे, मतलब मैं समझा नहीं सकता मुझे, बस मैं इतने। नहीं, वी अंडरस्टूड शाहिद, थैंक यू। और नेवर डाउट योरसेल्फ। मैं सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगी, अगर आपके पास आइडिया है, डोंट लेट एनीवन एल्स टेल यू कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, ये मार्केट कम है। जब तक आप खुद रिसर्च करके ना उसको स्टडी करो, या आपके सेंटर हेड्स आपको ना बताए, और एनीवन हु इज एसोसिएटेड विद द मार्केट। और काफी बार मैं देखती हूँ मेरे पास बच्चे आते हैं आइडिया लेके, द फर्स्ट थिंग दे से इज कि मैम हम इसमें करना चाहते हैं, पर ये मार्केट तो कम है ना, इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। Do not doubt yourself. Do not begin your journey by doubting yourself. Have faith in your idea. It is very important that you trust your idea. Next question मैं पूछना चाहूंगी राम प्रसाद से from Bharat Light. What is the most difficult part of being a startup founder and what is the most rewarding part of being a startup founder? मतलब सबसे मुश्किल पार्ट क्या है स्टार्टअप फाउंडर होने का, और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग मतलब सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग पार्ट क्या है? If you can please tell us. मैम बिल्कुल आपने क्वेश्चन किया है कि जो डिफिकल्टीज हैं वो तो किसी भी स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप अगर हम करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे है वो आनी ही आनी है और वो आती है। तो आज हम लोग खड़े हैं, भारत लाइट अगर खड़ा है तो ऐसे नहीं है कि भाई पहले दिन ही हमने ये शुरू किया हो गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना पड़ा। लेकिन सबसे एक अच्छी बात यह है कि जो मेरी टीम है और मैं हूँ, हम लोग हिले नहीं, डिगे नहीं, मन में ये नहीं आने दिया कि भाई हाँ कि भाई आप इसको छोड़ दें और हम ना करें और किसी में चले जाए। नहीं, हमने इसी में करना है। तो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम हमारे लिए थी कि हम स्टूडेंट थे, एक विद्यार्थी थे, और विद्यार्थी के पास तो आपको पता है कि इनकम नहीं होती, क्योंकि ग्रेजुएशन हमने पास किया था, अभी कहीं काम भी कहीं कर रहे थे पार्ट टाइम, तो वहाँ अपने खर्चे के लिए कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे लिए फंडिंग की थी। तो फंडिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व किया कि भाई इस फंडिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो फंडिंग की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। हमने ऐसे 10-20 लोगों का ग्रुप बनाया जिनसे हम ले सकते थे। तो हमने थोड़े थोड़े करके हमने फ्रेंड सर्कल में उसको इकट्ठा किया, और जो पहली जो हमने डील की अदर कंपनी के साथ, तो बिजनेस शुरू किया हमने, तो हमारे पास सिर्फ 2499 रुपए थे। हमने शुरू किया, हमारे पास 2500 रुपए थे टोटली, हम 2 लोग थे, हमारे पास 2500 रुपए थे। तो हम 2499 रुपए से हमने बिजनेस को शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको हमने सीखा, धीरे धीरे उसको हम करने लगे। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी फंडिंग की। फिर उसके बाद हमने लोगों से भी इकट्ठे किया, फिर उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू चलाया आगे। ये तो एक फंडिंग के रिलेटेड थी। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि हमने प्रोडक्ट तो अपना तैयार कर लिया, जैसे तैसे करके हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, लेकिन अब कोई कस्टमर उसको खरीद ही नहीं रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि एक तो वो लोकल है ना, उसके ऊपर ब्रांड है, क्योंकि 2500 रुपए में तो वो ब्रांड प्रिंट नहीं हो जाता। जैसे तैसे करके हमने उसके बॉक्सेस वगैरह बनवाए, जो भी जैसे भी, तो लेकिन वो एक तो ब्रांड नहीं है और लोग उसको खरीद नहीं रहे थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए थी कि हम किस तरह से हम लोग कस्टमर के अंदर एक विश्वास पैदा करें कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। तो वो भी हमने एक तरीका बनाया कि भाई नहीं, हम पहले क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम सैंपल्स रखेंगे, किसी के पास 1 पीस 2 पीस, तो ऐसे हमने करते कराते पहले लोकल लोगों को देना शुरू किया। तो धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं यार, वास्तव में ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है और ये चलेगा, तो लोग धीरे धीरे खरीदने लगे। और आज अगर हम बात करें तो हमारा 300 से भी प्लस मतलब हमारी कस्टमर है जो होलसेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर हमारी टीम ने मिलकर के ये काम को कर दिखाया। और तीसरी बात ये थी, सबसे मेन डिफिकल्टी हमारे लिए थी, प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए थी कि भाई अदर कंपनियां हमारे कंपटीशन में थी, और वो कंपनियां क्या थी कि भाई कॉस्टली बेच रही थी,
ठीक है, और हमें अब उसी प्रोडक्ट का जो सेम चीज हम भी बेच रहे हैं उसका हमने कॉस्ट बिल्कुल कम पे लेके आना था, ताकि गांव के मजदूर लोग ये भी खरीद ले। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम कहें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो हमने उस पर काम किया और हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस उनसे काफी हमने कम किया, बहुत ज्यादा कम कर दिया। अगर वो 90 रुपए का बेच रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट 60 रुपए का ही जा रहा है, और हाई मार्जिन के साथ हमें भी मार्जिन बच रहा है, उनको भी मार्जिन। तो इस पे टीम ने काम किया, वो भी हम उसको सॉल्व कर पाए। और प्रॉब्लम हमारी सर्विस की प्रॉब्लम थी कि हम लोग सर्विस कैसे दें। अब मान लीजिए कि हमारे कस्टमर दूर दूर बनना शुरू हो गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैसे करें। अब हमारे 2-3 ऑनलाइन जुड़ गए हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि हिमाचल के अंदर हमें सर्विस दो। तो अब ये सबसे बड़ी थी, क्योंकि हमारे पास फंड भी नहीं था उतना। तो इसको भी हमने जैसे तैसे करके कोशिश किया कि उन तक हम पहुंचे। वहां भी हमने अपना एक स्टोर छोटा सा बनाया पहले। अब वहां भी ठीक ठाक हमारा काम चल, लगभग 100 से 150 कस्टमर हमारे वहां भी हो गए होलसेल के। तो इस तरह से हमने उसका भी हमने काम किया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और थी एक, वो रिप्लेसमेंट्स की थी। अगर आपके प्रोडक्ट गारंटी के अंदर हैं, अगर खराब हो जाते हैं तो हमें क्विकली कैसे मिलेंगे, जल्दी से जल्दी कैसे मिलेंगे। तो हमने इसके ऊपर भी हमने काम किया और हमने अपनी टीम्स को बताया कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी कंपनी का खर्चा ज्यादा भी हो जाए, लेकिन एक बार उनके अंदर विश्वास हमने पैदा करना है और आपने उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो इसी तरह हमारे 2-3 टीम मेंबर्स हैं जो कि अपने एरियाज में काम कर रहे हैं, राजस्थान में हैं, वो भी काम कर रहे हैं वहां पे। तो वो अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो उनको हैंडल करते हैं, फटाफट उन तक पहुंचते हैं। इस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये डिफिकल्टीज हमारी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि डिफिकल्टीज तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसका हमें डट कर सामना करना पड़ेगा। अगर हम डट कर सामना नहीं करेंगे तो हम गिर जाएंगे, और गिर बहुत ही जाएंगे तो हम इंटरेस्टिंग फिर उठ नहीं जर्नी। पाएंगे। हाँ ये जी, कहना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। मैं एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है यहाँ आपके लिए कि आपका, आई थिंक उन्होंने शायद लेट ज्वाइन करा है और आपकी इंट्रोडक्शन मिस कर दी है। ये जानना जी चाहते हैं आपका प्रोडक्ट क्या है, इमेजिन करने में आसानी होगी। तो एक बार प्लीज आप रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो एलईडी लाइट्स है मार्केट के अंदर अभी मिल रही है हमें, फिलिप्स हो गए, सिस्का हो गए, बड़ी बड़ी ब्रांड चल रहे हैं। तो हमारा लाइटिंग का काम है। हम 0.5 वॉट से लेकर के 3000 वॉट तक हम लाइटिंग में डील करते हैं, और जितने भी डेकोरेटिव लाइट्स हैं उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो हमारा है, लाइटिंग सेक्टर का काम, मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्ट बनाते हैं। Great, very inspiring, Ram. Now moving on to Digicel, Mayank and Ashish. Same question to you. What has been the most rewarding experience and what has been the most difficult part of being the startup founder? मैम सबसे पहली चीज तो जो डिफिकल्टी है, देखो हम लोग अगर बोले तो पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल, मुझे 2 लेवल पे आ रही है। ठीक है, मतलब पर्सनल लेवल पे ये कि अभी जैसे मेरी एज है थोड़ा सा, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा घर वालों की वजह से। ठीक है, तो वो पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है इस एज में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस प्रेशर का जो आपका इम्पैक्ट है वो आपके स्टार्टअप के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, सबसे मेन चीज। ठीक है, तो वो एनी हाउ हर स्टार्टअप के साथ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कईयों के पेरेंट्स बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, कईयों के बोलेंगे कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो स्टार्टअप अच्छा ना चले, तो उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा से ज्यादा आएगा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कहीं फैमिली की तरफ से, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है तो वो आपके एक तो स्टार्टअप पर इम्पैक्ट ना डाले, सबसे पहली चीज। सेकंड है प्रोफेशनल लेवल की, अगर हम बात करें प्रोफेशनल लेवल में बहुत सारे हमारे को जो है हर्डल फेस करने पड़े थे। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा था कि प्राइसिंग का इश्यू, क्योंकि कंपटीशन डिजिटल मार्केटिंग में इतना है कि लोग बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव रेट पर जो है अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, बट उनका जो मेन जो मोटिव है वो सिर्फ प्राइस को रिड्यूस करना है, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड बनना। तो हम लोगों ने इस चीज को पकड़ा, तो अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेशन पे फोकस कर रहे हैं, कि हम लोग गारंटी देते हैं कि आपको 100% गारंटीड इतना रिजल्ट आपको देंगे। तो जब हमारे साथ कोई क्लाइंट जुड़ेगा तो हम लोग उसको एश्योरेंस दे पा रहे हैं कि हाँ, इतना हम लोग, आपका अगर इतना बजट है तो हम लोग गारंटीड इतना रिजल्ट दे पाएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहली चीज हर्डल ये जो प्राइसिंग की थी, ये आई थिंक क्वालिटी से आपका कहीं ना कहीं आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो वही हम लोगों ने ट्राई किया कि अगर हम लोग क्वालिटी दे रहे हैं सर्विस सेक्टर में, तो रेट कहीं ना बहुत कम मैटर करता है फिर उस केस में,
ये मुझे विनीत खुराना सर ने समझाई थी ये बात, और ये काफी हेल्पफुल रही हमारे लिए बेसिकली। हालांकि हम लोग करनाल स्टार्टअप चैम्बर से हैं, बट विनीत खुराना सर से हमारी एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने ये बात समझाई थी हमें। सेकंड जो हमें हर्डल्स आ रही थी सेल्स में, अभी भी आ रही है सेल्स में, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते अपनी, तो हम लोग ऑनलाइन क्लाइंट्स कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और सबसे मेन चीज आपका जो है कि इस टाइम पे अगर हम क्लाइंट को गेन करें भी, तो उनके पास खुद नहीं है बिजनेस करने को, तो वो भी क्या करेंगे, अभी मार्केटिंग करवाकर। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हम लोगों को भी कुछ ना कुछ हर्डल फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे, बट हाँ ठीक ठाक रिवेन्यू जनरेट हो रहा है अभी भी, नो डाउट। बट जो कहते हैं कि हाँ एक अच्छे लेवल पे अगर आप की बात करो तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को। और थर्ड थिंग जो मुझे लगता है कि आप बेशक हम लोग अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में बेशक है हम लोग, बट हमारे पास खुद का भी कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल बना रहता है। अभी अगर सर्विस बेस में आपका वो नहीं बन पा रहा है तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने की ऑनलाइन। तो ये सब हर्डल्स हम लोग फेस कर रहे हैं, बट हाँ रियल टाइम हर्डल्स है हर स्टार्टअप के साथ आएंगे, और अगर इन हर्डल्स को क्रॉस कर लिया तो आप सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं किसी भी बिजनेस को आप स्टैंड कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। That's a very good point, मयंक। मैंने रे डालियो, एक बहुत फेमस ऑथर है एंड कंसल्टेंट है, उनकी बुक पढ़ी थी, एंड ही सेज द सेम थिंग कि जब भी आपके बिजनेस में कोई हर्डल आए तो आप देखिए कि वो हर्डल क्यों आ रही है। वो एक सिम्टम है किसी Yes, चीज ma'am. का, आप आइडेंटिफाई करिए कि वो सिम्टम क्यों है, प्रॉब्लम वो एक्चुअली एक्चुअल में सक्सेस का है, वो एक्चुअल में सक्सेस का सिम्टम है। एग्जैक्टली। अगर आपने प्रॉब्लम और हर्डल दूर कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। वेरी तो ट्रू। कहीं ना कहीं मुझे, हाँ तो यही बात है कि अगर आप हर्डल्स को पार कर सकते हो तो आप एक नहीं किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, चाहे वो आपका स्टार्टअप हो, चाहे आप किसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकेंडली, तो मैंने अभी सुमन सर के कहने पे मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी, तो मेरी फर्स्ट बुक थी रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें मुझे एक चीज क्लियरली समझ आई कि बी एन इन्वेस्टर, मतलब आप बिजनेस रन कर रहे हो ठीक है, बट अगर आप बिजनेस को आप फुल टाइम दे के काम कर रहे हो तो वो आपकी जॉब है, बिजनेस नहीं है। तो हम लोगों का अगर अभी मैं बात करूं तो मेरा एक विजन ये है कि हम लोग किसी भी तरह एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करें जो ऑटो रन पे काम कर रहा हो, मतलब हम लोग वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, तभी हम लोग एक इन्वेस्टर कहलाएंगे और बिजनेसमैन कहलाएंगे। अदरवाइज हम लोग सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं। मेरा विजन ये है अभी के तौर पे। वेरी नाइस विजन मयंक, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो, इंस्पायरिंग टू नो। आपके को-फाउंडर आशीष को आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एंड आई थिंक अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। एक मैम एक वन पॉइंट आई थिंक रह गया था इसमें। हाँ? तो एक और, जैसे हम अभी स्टार्टअप है हमारा और एकदम से हमें टीम की जरूरत होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का, तो हमें तीन चार एटलीस्ट 3-4 बंदे चाहिए, लाइक कंटेंट राइटर और क्या कहते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। तो उस केस में जैसे कोविड भी है और क्योंकि हमारा एरिया अभी करनाल है, उस एरिया में थोड़ी सी शॉर्टेज है कि हमें क्वालिटी वाइज बंदे नहीं मिल पाते जो प्रॉपर, जिनकी क्वालिटी वर्क में अच्छी हो, जो और जिनका एक्सपीरियंस हो। तो उस और अगर कुछ है भी तो वो ऑलरेडी टेकन है, लाइक उनका खुद का कोई बिजनेस है या फिर वो खुद कहीं जॉब करते हैं। तो इस केस में हम थोड़ा सा वर्क करते हैं कि हमने हमारी वर्चुअल टीम बनी हुई है, हम वर्चुअली रिमोट पे काम करते हैं और वहाँ पे हैंडल करते हैं। और इसके थ्रू हम लोगों ने कॉस्ट रिडक्शन पे भी काफी वर्क किया है, मतलब हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव और प्लस रिजल्ट ओरिएंटेशन दोनों दे पा रहे हैं मतलब मार्केट में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल रहा है वर्चुअल टीम का। That's amazing. That's very nice to know. And now moving on to Nisha. Nisha, आप अपने points please add करिए इसमें। Your most difficult journey till now, most difficult moment and the most rewarding moment as a startup founder. यस मैम, मेरे अकॉर्डिंग मैम मुझे जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट बिजनेस में लगा वो ये लगता है कि किसी भी काम का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, किसी भी काम में हम देखें तो, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि अपने आइडिया को शेयर करना। हम आइडिया शेयर करने से पहले ही बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, जैसे पता नहीं सब क्या कहेंगे, पता नहीं हमने आइडिया शेयर कर दिया तो क्या हो जाएगा। ये डर मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा था। तो मेरे लिए सबसे जो मुश्किल पार्ट था वो यही था
कि मैं अपने आइडिया को शेयर करने से बहुत ज्यादा डर रही थी, पता नहीं जैसे क्या होगा। बट जिस तरीके से स्टार्टअप टीम ने हमारे कॉलेज में सेशन दिया, धर्मवीर सर ने स्टार्टअप स्कीम के बारे में बताया, इतना मोटिवेटिंग वे में उन्होंने स्कीम और कैसे वो हेल्प करेंगे और कैसे स्टार्टअप होता है, इतना मोटिवेटिंग वे में बताया कि उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग बना। फिर ये जो प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो गई इससे। और एक जो बहुत अच्छा पार्ट मेरी उसमें स्टार्टअप जर्नी में रहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनेंस की प्रॉब्लम एक बार स्टार्टिंग में सबके साथ जैसे होती है, तो स्टार्टिंग में तो पापा ने ही मेरी हेल्प की थी, फाइनेंस अरेंज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करवाया था। बट उसके बाद ग्रोथ करने के लिए हमने PM ईजी स्कीम में लोन अप्लाई किया था, स्टार्टअप टीम की गाइडेंस के साथ ही। तो उसमें जो लोन की प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती कि कोई इसे ले ना सके। और उसमें जैसे कि लगभग 90% तक हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद उसमें एक ट्रेनिंग होती है जो उसका लगभग लास्ट ही स्टेप होता है। एंड उस ट्रेनिंग के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस मेरा डाउन चला गया था कि बस अब जैसे मैं नहीं कर सकती। उस टाइम पे स्टार्टअप टीम ने और मंजीत सर ने इतने अच्छे से मतलब मोटिवेट किया, और उन्होंने एक बहुत अच्छे से पॉइंट बताया था, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए एक बैच बनता है, उसमें 12 स्टूडेंट्स का होना कंपल्सरी होता है, तो वो बहुत जल्दी वो बैच नहीं बनता। उस टाइम मैं बहुत नर्वस थी और मैं बिल्कुल स्टार्टअप छोड़ने को हो रही थी, और मैंने सर को बोला कि सर बस अब नहीं, मेरे को अब लोन चाहिए नहीं, कैसे बैच बनेगा, पता नहीं कब क्या होगा। उस टाइम उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि एज अ मोटिवेशन कि हो सकता है आप ही उस बैच के लास्ट स्टूडेंट हो, और क्या पता वो बैच आपका ही वेट कर रहा हो। तो ये जो पार्ट था मेरी स्टार्टअप जर्नी का वो बहुत ही अच्छा रहा, और एक्चुअल में जब मैं ट्रेनिंग के लिए वहां पहुंची तो सच में मैं ही उसका लास्ट स्टूडेंट थी उस बैच का। Wow, Nisha, that is very very inspiring to know कि एक्चुअली आप लास्ट ही थी उस जर्नी का। यस मैम, मैं बिल्कुल लास्ट डे पे पहुंची, और जैसे मैं वहां पे मैंने एंट्री की तो मैम ने बोला कि हम एक लास्ट स्टूडेंट का ही वेट कर रहे थे, और अगर आप अभी नहीं आते तो हमारा बैच बिल्कुल लेट होता, या फिर हम आपके बिना ही स्टार्ट करते। एग्जैक्टली, डेस्टिनी फेवर्स दोज हु फेवर देमसेल्व्स। आप मेहनत करोगे तो आगे से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अमेजिंग। शाहिद, मूविंग ऑन टू यू। शाहिद, आप बताओ आपकी जर्नी का अभी तक सबसे मुश्किल और सबसे अच्छा पार्ट कौन सा रहा है? सबसे अच्छा पार्ट तो यही रहा कि मैं सेक्स से मिल गया। ओह शाहिद, दैट इज ग्रेट। मैम क्योंकि आपको जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। तो फिर जब मैंने 15 दिन का स्टार्टअप वहाँ पे जो कैंप हुआ था ना, एक विंटर कैंप, हाँ जी, वहाँ मैं सोच रहा था कि बिजनेस के बारे में, बस ये था कि कभी किसी से पूछना था आपस में, जैसे घर में दोस्तों वगैरह से पूछा था, जब तक मिला नहीं था मैम सेकंड ईयर से, तो मैं पूछता था कि भाई क्या करना है, कैसे क्या करना है, समझ नहीं आया। फिर वहां जाके पता मैम ने बोला कि करना है ना तो कूद पड़ो बस। तो वहां लगा कि हाँ भाई अब स्टार्ट कर देना आप सारे काम। फिर मैम प्रॉब्लम कहाँ आई कि घर वालों को लगता था कि ये इसमें मतलब ये जो हम आज तक हम ज्वेलरी कर रहे हैं कि आज तक इसे ही नहीं पढ़ा पाया, जो ये चाह रहा था, ये जो डॉक्टर बनना चाह रहा था वो ही नहीं करा पाया, तो ये क्या करेगा बिजनेस में, इस बिजनेस का फायदा क्या है। तो वहां मेरी हिम्मत तो टूट चुकी थी। मैं नहीं करूंगा बिजनेस, मैं कुछ और कर लूंगा पर ये बिजनेस नहीं करूंगा, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पर फिर वही मैंने सेकंड ईयर मैम को बताया मैम ऐसे प्रॉब्लम है। मैम ने कहा कि शायद एक मतलब आपको एक बार मतलब इसमें चीज को एक चीज करके देखो, मतलब वहां जो हमसे जो लिंक लेगा वो ज्यादा इनकम कमा रहे, तुम उस चीज पे स्टेज पे पहुंचेंगे ना तो सबे लगेगा हाँ तुम कुछ कर रहे हो। तो फिर मैंने वहां पे क्या करा कि जो हमारी ज्वेलरी थी वगैरह वो थी मेरे पास, तो मैंने सेल करा स्टार्टिंग में वहां, तो कुछ इनकम जनरेट हुई। तो जिससे लगा कि हाँ भाई ये फिर मेरे भी दिमाग में ये चल गया था कि ये ज्वेलरी जो है ना कहीं भी चल ही नहीं रही, मतलब इंडिया के अंदर तो जैसे जो शाइन करते हैं, चमक दमक होती है, उस चीज को लेते हैं, इसे कौन लेगा। बट मैं ये चीज भूल गया था कि मेरी चीज जो बाहर जा रही है, जो ज्वेलरी वगैरह जो बाहर जा रही है, वो अगर इंडिया से कुछ चीज किसी विदेश में कहीं भी जाएगी तो वो चीज चेक करके जाएगी, उसमें कोई खराबी होगी तो रुक जाएगी। तो मैं इतने साल से मतलब 10-15 साल से मेरी चीज बाहर जा रही है,
बट मुझे उसका रेट नहीं पता था कि कहाँ क्या चल रहा है। तो मैंने उसे चेक किया कि भाई वहाँ इतना 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 वो हो रहा है, तो मैं उस लेवल पे इस काम को लेके जा सकता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर उसके पीछे वेरी नाइस। फिर तो मैम बस अब तो जैसे ये है ना कि अब हार नहीं माननी है मैम। 192 देश हैं 192, उन सब में इतना जितना हो सकेगा कि मैं चाहूंगा कि इंडिया में, और फिर जितने बार्गेन एक्सपोर्ट करूंगा, फिर सबको दिख जाएगा हाँ भी काम किया। यस शाहिद। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस करा होगा कि सारे स्टार्टअप्स का कितना पॉजिटिव माइंडसेट है और सबका कभी ना कभी फेलियर से इनकाउंटर हुआ है। हम सबका होता है लाइफ में, लेकिन आपका सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप उस इनकाउंटर के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने हमें बताया कि दे फेल्ड प्रॉब्लम्स बट दे लर्नड एंड दे ग्रू फ्रॉम इट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी सैक से आपको क्या सपोर्ट मिला और सैक ने आपके स्टार्टअप को शेप करने में क्या हेल्प करी? Once again, I would like to start with Bharat Light. हाँ जी बिल्कुल मैम, बताना चाहूंगा मैं कि टैक्स से कैसे सपोर्ट मिला मुझे और कैसे हम लोगों ने मिलके टीम बनाई और कैसे हमने काम किया। बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई काम अपना शुरू करते हैं तो उसके लिए, अब कहते ही है ना कि कोई काम करने जाओ तो पहले बुजुर्गों से पूछ लो। तो हम लोग भी नए थे, मेरा फील्ड ही कुछ ऐसा था कि मैं एक साहित्य की ओर से था, मतलब मैं तो साहित्य के अंदर ही रमा हुआ था। तो मुझे अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन लास्ट मेरा एक कार्यक्रम था महाराष्ट्र के अंदर, उसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी से सम्मानित हुआ था मेरी 4 रचनाओं के लिए। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जैसे ही मैं यहाँ आया मार्च में, 8 मार्च के बाद यहाँ आया मैं, लगभग 20-22 मार्च को आया, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो वहां से थोड़ी बहुत इनकम मिलती थी, साहित्य लिखने से मिलती थी, गवर्नमेंट के लिए लिखता था, वो सारा मेरा एकदम से बंद हो गया बिल्कुल ही। लेकिन बिजनेस मेरे माइंड में था कि यार मुझे बिजनेस करना था। मेरे लिए एक दौर बहुत ही अच्छा रहा कि मैं कहा अब मैं काम करूंगा इसके ऊपर। फिर मैंने दिन रात अपना काम करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं टैक्स से मैं पहले भी जुड़ा था और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं से जुड़ना चाहिए मुझे और मुझे देखना चाहिए। तो सबसे जो सपोर्ट मुझे मिला, सबसे अगर मैं बड़ी बात करूं सपोर्ट मिला, तो मुझे इन्होंने जो सपोर्ट दिया वो एक सोचने के लिए दिया, कि पॉजिटिव माइंड के लिए दिया इन्होंने कि भाई नहीं, यहाँ आएंगे। और वहां जाते ही, जैसे ऑफिस में एंटर करते ही, वहां के इंक्यूबेटर में एंटर करते ही एक माइंड में ऐसी फीलिंग आती है, कि ऐसी फीलिंग जनरेट होती है कि नहीं यार मैं वास्तव में एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन हूँ। वहीं वहां के लोगों से मिलना, वहां लोगों से बात करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि भाई नहीं, अब मुझे वहां जैसे मैं एंटर कर जाता था तो मुझे लगता था मैं बिजनेसमैन बन गया। उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बीच में खिचड़ी सी पकती रहती थी। लेकिन वहां जाकर के मुझे ये रियलाइज होने लगा, नहीं अब मैं बिजनेसमैन हूँ, अब मैं बिजनेसमैन हूँ, अब मैं बिजनेस करूंगा, अब बिजनेस करूंगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलता रहा और चलता चलता वो पक्का हो गया। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या है कि सैक ने जो मुझे सपोर्ट किया, एक तो ऑफिस का सपोर्ट किया, मुझे अपना चैम्बर दिया उन्होंने, इंटरनेट की सुविधा दी, जितनी भी सुविधाएं थी उन्होंने वो सारी चीजें मुझे दी। और इसके साथ साथ जो मेरी समस्याएं थी, जितनी भी समस्याएं थी, फंड के रिगार्डिंग होगी या फिर सेल्स के रिगार्डिंग होगी, किसी भी तरह की समस्या थी, तो वो समस्या मैं शेयर कर लेता था और उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता था। एक टीम में बैठते थे हम लोग, विनीत सर हो गए, मैम तनुश्री मैम होगी, और भी हमारे साथी थे, और भी स्टार्टअप थे, हम सारे बैठते थे और हम बातें करते थे और धीरे धीरे करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम लोग वहां सॉल्व कर लेते थे। तो वो उनका पूरा सपोर्ट हमारे तरफ रहता था, हर समय रहता था। नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के पास जाना, नए नए लोगों से बातें करना, ताकि उनसे हम कुछ ना कुछ सीख पाए। तो ये चीजें मैंने वहां से मुझे सीखने को मिली, टैक्स से सीखने को मिला। और दूसरी बात ये है कि मैं एक प्रोफेशनल तरीके से मैं उनके साथ जुड़ गया और मुझे मेरे अंदर वो भी चीज आ गई कि नहीं अब तो मैं पूरा करूंगा। एक दूसरी बात ये है कि माइंडसेट मेरा बिल्कुल हो गया। पहले कच्चा पक्का माइंडसेट था मेरा कि करूंगा नहीं करूंगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन टैग के साथ जुड़ने के बाद मेरा माइंडसेट पक्का हुआ, नहीं यहाँ तो कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा, बस काम करना है मुझे। तो वो माइंडसेट मेरा हो गया और एक प्रोत्साहित
हुआ वहां से मैं आगे काम करने के लिए। जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, बोलने का तरीका था, क्योंकि मैं एक साहित्य से रिलेटेड हूँ, तो मैं जहां भी बैठता था, जहां भी बात करता, तो मैं साहित्य वे में ही हमारा चलता था। तो साहित्य वे को मैंने थोड़ा अलग किया, क्योंकि बिजनेस में आने के बाद तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो वो सारी चीजें मैंने स्टैक से सीखी, और इनके चाहे विंटर स्कूल के माध्यम से सीखा, या फिर जब मेरे को लगता था कि नहीं यार मैम से मुझे पूछ लेना चाहिए, तब मैं मैम से पूछ लेता था। ये सारी चीजें मैम से सीखता था। और सबसे बड़ी बात, फंडिंग की गाइडलाइन जो मुझे मिली, वो मुझे टैग से ही मिली। मुझे उससे पहले फंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। अभी हमने काम कर रहे हैं हम लोग PMEGP लोन के 10 लाख का जो फंडिंग हमारी कंपनी को होगा, वो प्रोसेस लगभग, अभी पहले भी उन्होंने बताया कि काफी डिफिकल्टीज होती है, तो उसमें लगभग हमने 4 से 5 महीने लगाए हैं अभी तक। तो अभी जाकर के अभी लगभग इस महीने हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर भी हमने काम किया, तो उसमें भी उन्होंने पूरी सहायता की हमें। चाहे हमें DIC ऑफिस लेके जाना हो, मैम खुद जाते थे मेरे साथ और हम उनसे बात करते थे। हरियाणा खादी के ऑफिस हम लोग गए, कई बार जाना आना रहता था हमारा। तो मैम, सबसे बड़ी बात है कि मैम मेरे साथ ही चलते थे, कहते चलो हम चलते हैं, हम बात करके आते हैं, हम बात करके आते हैं। तो उन दौर में उसने कहीं ना कहीं सैक ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाया हूँ और नई नई चीजें सीख पाया हूँ मैं। और उसके साथ मुझे ये भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं तो जुड़ा ही जुड़ा हूँ, लेकिन औरों को भी जोड़ना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं इंक्यूबेटर में, हमारे इंक्यूबेटर में कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत अवधारणा चली गई थी। हमारे कुछ पुराने स्टार्टअप्स थे, उनके बीच में गलत अवधारणा चली गई थी, कोई नहीं यार टैग तो बस क्या करता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है और पैसे आते, गवर्नमेंट से पैसे खा जाते हैं। तो ये बातें भी हमने झेली हैं, लेकिन मुझे इस बात का पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। और आज फैब के साथ जुड़ करके मेरा एक उत्साहवर्धन तो हुआ ही हुआ है, और साथ में बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू राम। बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, करण ने ये जी। क्वेश्चन फॉरवर्ड करा है। मैम, भारत लाइट सेज दैट गांव में 8 से 9 घंटे लाइट नहीं होती है, तो आपकी ट्यूबलाइट जाने के बाद भी जलती है क्या, लाइक सोलर पैनल टाइप? इफ नो, then their village people still suffering this problem? हाँ बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी लाइट जाती है, तो हमने उसके लिए एक हाई क्वालिटी का AC/DC ट्यूबलाइट बनाया है, और साथ में एक हमने लाइट बनाई है LED लाइट, 9 वाट में, 15 वाट में। उसमें क्या है, अगर आपका लाइट चले जाता है, हमारे वाले में एक हमने ये फैसिलिटी दी है कि लाइट चला जाता है, लाइट चला जाने के बाद वो फुल जलेगा 4 घंटे तक, उसकी बैटरी बैकअप है, 4 घंटे नॉन स्टॉप जलेगा वो पूरा, और 4 घंटे के बाद उसकी लाइट डिम हो जाएगी, और वो लगभग 5 से 6 घंटे वो निकाल जाता है। तो ये चीजें हमने उसमें किया, और अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और अच्छा इसको हम करने की कर रहे हैं कि भाई लाइट जाने के बाद कम से कम वो 15 या 20 घंटे तक जले, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, और ऐसा उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। ग्रेट, ग्रेट। आई होप करण आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। I can see a big glee on Tanushree ma'am's face, a proud center head. Okay, so moving on to Mayank and Ashish, आपको कैसा सपोर्ट मिला सैक से? बेटा, the purpose of asking this question is कि बहुत सारे बच्चे ना हमसे पूछते हैं कि हम आइडिया लेकर आए तो हमें सैक कैसे सपोर्ट करेगा। हम उनको ये आंसर्स देते हैं, बट इन आंसर्स को वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब उन्हीं के साथ के पढ़े हुए बच्चे उनको आंसर देंगे। सो मयंक एंड आशीष, आप प्लीज बताएंगे सैक ने कैसे सपोर्ट करा आपको आपकी फाउंडर जर्नी में? हाँ जी मैम, सबसे पहली चीज जो होती है एक अच्छा पार्टनर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आशीष जैसा मुझे अच्छा पार्टनर अगर सैक इंडिया में मिला, तो सबसे पहले तो थैंकफुल मैं सैक इंडिया का हूँ उस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर कोई भी बिजनेस है या कोई भी पर्सन है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसको काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे एक गाइडेंस, मेंटरशिप और मोटिवेशन, सपोर्ट, स्पेस, फंडिंग। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को सैक इंडिया में इजीली प्रोवाइड की जा रही है। अभी अगर हम सुनन सर की बात करें, तो वो एक अच्छे मेंटोर है हमारे लिए। वो टाइम टाइम पे हमें बताते रहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम बिना सोचे समझे उनके पास चले जाते हैं कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ
बात करते हैं कि हाँ इसका ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हो, तो मतलब हमें डिफरेंट सॉल्यूशन देते हैं, हमें मेंटरशिप प्रॉपर अच्छे वे में देते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि हाँ लीगली कैसे हम लोग फॉर्म रजिस्टर करवाए, लीगली हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम लोगों को लीगल वर्क कैसे करना है। तो वो सारा हमें यहाँ पर पता चला, क्योंकि हम लोग आशीष और मैं पहले से ही फ्रीलांसिंग बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग काम तो पहले भी कर रहे थे बट लीगलाइज वे में नहीं कर रहे थे, जिससे हमें काफी सारी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। जैसे अगर कोई मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइज वर्क नहीं होता था, हाँ ठीक है भाई तुमने करना है, ये करना है, कर देंगे, ठीक है। बट एक लीगलाइज वे में हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक काम करते हैं, सारा एक प्रॉपर वे में काम होता है, तो एक प्रोफेशनलिज्म आपके काम में आ जाता है, जो कि हमारी जैसी एजेंसी के लिए, अगर हम फ्रीलांसर से एक एजेंसी के तौर पे एस्टेब्लिश हुए हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रोफेशनलिज्म शो करना, सबसे मेन चीज। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है अपने काम में, तो कहीं ना कहीं आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सेकंड, स्पेस। अब स्पेस हम लोगों का ये था, वैसे तो हम लोगों को इतना स्पेस नहीं रिक्वायर्ड नहीं रहता काम करने के लिए, बट अगर हम एक क्लाइंट की सिटिंग करवानी हो, तो एक हमें अच्छा स्पेस चाहिए, अच्छा इंफ्रा चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। तो वहां पे हमें सेकंड ईयर की तरफ से हमें करनाल इंक्यूबेटर सेंटर में कैबिन मिला हुआ है, जहाँ पर हम लोग आराम से किसी भी क्लाइंट, उसे भी अच्छा लगता है कि हम लोग कैसे एक जीरो पॉइंट से ट्राई कर रहे हैं उठने की, तो वो क्लाइंट इस चीज को देख के हम लोगों को और सपोर्ट देता है कि हाँ ठीक है, एक नया एक इनिशिएटिव है लोगों का, तो इसमें थोड़ा सपोर्ट किया जाए। नो डाउट हमारी सर्विस भी अच्छी है, हम लोगों के एफर्ट्स भी काफी अच्छे, बट कहीं ना कहीं ये चीज भी मैटर करती है कि उन लोगों को ये दिखता है कि हाँ एक जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड जो दिखता है लोगों का, वो वहां पर नजर आता है कि हाँ अगर बंदा वहां से उठ रहा है कि जीरो से, खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत मैटर किया जाता है मार्केट में, आई थिंक, क्योंकि वो पैशन देखा जाता है। फिर जो बंदा पैशनेट होगा वो अपने वर्क के लिए, उसकी हर जगह डिमांड है, सबसे बड़ी बात। तो और उसके बाद क्या है, हम लोगों को जो है मतलब जैसे गाइडेंस दी जाती है सर के थ्रू, अच्छे अच्छे सजेशंस दिए जाते हैं, जैसे बुक रीडिंग का मैंने पहले भी बताया था। तो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट जो है सजेशंस रहा है सर की तरफ से मेरे लिए वो, और मैंने वो जब अप्लाई किया तो मुझे काफी अच्छा चेंज मिला है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से, कि हम लोगों को बिजनेस के तौर पे कैसे सोचना है। तो इसके अलावा क्लाइंट्स भी मिले हैं कुछ। अब एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में अगर आप हो, तो कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन के नेटवर्क को भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो अगर हम लोग सुनंद सर के नेटवर्क में हैं, या किसी भी सेकंड ईयर के किसी भी मेंबर के नेटवर्क में है, तो ऑब्वियसली बात है वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा, उनका नेटवर्क। तो अगर उनके नेटवर्क में किसी को भी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी सर्विस की, तो वो हमारी सर्विस के लिए वहां पे हमें रेफर कर देते हैं, तो वहां से हमें बिजनेस भी मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। तो इतना सारा बेनिफिट मिलने के बाद मैं नहीं सोचता कि सेकंड ईयर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा नहीं कर रही, वो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है, सबसे बड़ी बात। Thank you, Mayank. Ashish, would you like to add something to that? Okay, so let's move on to Nisha. Nisha, how has your journey been with SAC? आपको क्या support मिला SAC से? हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ जी निशा, तो आप बताइए। जैसे कि एक बिजनेस जो होता है उसकी स्टार्टिंग एक आइडिया से होती है, बट आइडिया के साथ साथ हमें मोटिवेशन, गाइडेंस, कॉन्फिडेंस, एडवाइस एंड सपोर्ट और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जो सब कुछ हमें SAC से ही मिला है। और जो स्टार्टअप टीम की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो लगती है उनका रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स करने का तरीका। जैसे कभी ये नहीं होता कि हमने जैसे कॉल की हो और वो बहुत ज्यादा लेट रिस्पॉन्स कर रहे हो, एंड इतना पोलाइट और फ्रेंडली उनका बिहेवियर रहता है कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपने आइडिया से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने तक में जितने भी हमने स्टेप क्रॉस किए हैं, उस हर स्टेप पे स्टार्टअप की मोटिवेशन ने हमें ये फील करवाया है कि जैसे हम चल रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी गिरते हैं तो हमारे पीछे कोई संभालने के लिए है। और बहुत सारी स्कीम्स जैसे स्टार्टअप स्कीम है उसकी तरह कई बहुत सारी और भी स्कीम्स आती हैं, बट उनकी जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका
उनका रिस्पॉन्स मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा। वो जस्ट अपनी स्कीम के बारे में बताते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। जैसे हम कहें तो, जैसे हम एक एग्जांपल से कहें तो पौधा लगाकर छोड़ देना, बट हमारी जो स्टार्टअप टीम है, उनके जो मेंबर हैं वो इस तरह से करते हैं कि पौधा लगाकर वो डेली उनको जैसे हम पानी दे के केयरिंग करके जब तक वो बहुत बड़ा नहीं हो जाता, अपने दम पे नहीं खड़ा हो जाता, तब तक हम उसकी केयर करें तो वो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो उस तरह से स्टार्टअप ने हमें सपोर्ट किया है। दैट इज, हाँ जी, दैट इज अमेजिंग निशा। इनफैक्ट एक स्टार्टअप बिल्ड करना भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक बीज बोया, यू नर्चर्ड एन आइडिया, फिर उसको पूरा आगे तक लेके जाना है। वेरी नाइस निशा। शाहिद, आपने तो वैसे बहुत बोला है कि आपको सैक से क्या सपोर्ट मिला है, थैंक यू वेरी मच, बट इन शॉर्ट आप बताना चाहोगे कि सैक से आपको क्या एग्जैक्ट सपोर्ट मिला आपके स्टार्टअप की जर्नी में? आई मीन शॉर्ट में आप बोलो बेटा, लॉन्ग में बोल लो। मैम ये था कि मेरे को जो भी मतलब बिजनेस की गाइडलाइंस कुछ भी मिला है ना, मुझे सैक नहीं दिया है। अगर मैं आज इतना मतलब एक बिजनेस को लेकर इतना खुश हूं ना, तो सिर्फ सैक की वजह से हूँ। और सैक ने मैम मतलब जो एक ऐसे बच्चे को मतलब मैम जिसे कुछ पता ही नहीं थी आगे करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा था माइंड में कुछ है भी या नहीं है, पता ही नहीं था। वो एक जब सैक में जब मैं गया था तो मैं बस ये लेके गया था कि मेरे पास एक बिजनेस है और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, पता नहीं था करना क्या, बस फिर वहां से मतलब मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो है मतलब पूरी चेंज हो गई पूरी। मतलब मैम जैसे अब मतलब अगर कोई टेंशन भी होती है ना कि थोड़ी बहुत सी, पहले मुझे खामा का भी टेंशन रहती थी कि यार ये क्या करूं क्या करना लाइफ में पता नहीं चल रहा, कि पापा हैं बिजनेस करते थे वो आज इतने बड़े हैं यहाँ पर, अब बस क्या करना है कि मैं भी क्योंकि हाँ भाई बच्चे ने कुछ किया है, डॉक्टर बन नहीं पाया वो अलग रीजन था, पर कुछ ऐसा करके दिखाना था बस। अब ऐसा लग रहा है कि अब कर जाऊंगा। कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप सैक इंडिया से जुड़े हुए हैं या सैक टीम से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके दिमाग में अगर मतलब एक स्टार्टअप भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो जुड़े रहोगे ना तो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, और वो जब तुम बताओगे तो फिर आगे निकाल देंगे और उसकी टेंशन नहीं है, वो अपना आप हैंड होल्डिंग। मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने बताया तो उन्होंने अमेजोन को बताएंगे, अमेजोन से आपका लिंक करा देंगे, वो आपके मतलब हैंड होल्डिंग है, वो सब कुछ काम आप वो करके दे देंगे, बस आपको देखना है कि आपको भेजना कैसे, सब सारी चीज ये अपना आप करके दे देंगे। मतलब एक बिजनेस को ये आपके मतलब मेरे पास जो है वर्ड नहीं है तो कैसे बताऊं। थैंक यू शाहिद। नहीं, आई एम श्योर वी हेलो अंडरस्टूड कि आपकी, आई एम सेइंग थैंक यू शाहिद, हमें समझ आ गया कि मतलब एक आप ये कहना चाह रहे हो बच्चों को हेलो कोई भी। हेलो शाहिद, आवाज आ रही है आपको? यस मैम बताइए। ओके, मैं ये कह रही हूँ, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी आइडिया शेयर करते हुए हेजिटेट नहीं करना चाहिए, एंड उसके बाद सैक विल हेल्प यू टेक दैट आइडिया फॉरवर्ड। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू encourage स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर, इन केस आपके पास कोई आइडिया है तो आप प्लीज अपना नाम, कॉलेज नाम और कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए. We will reach out to you if you are hesitant in sharing the idea on this platform. We'll definitely reach out to you. We'll call you. Through this platform, I have heard some amazing ideas. Lakshya's ideas and other ideas have come forward. So if there's मैम any, हाँ जी, मैम एक चीज और थी मैम, हाँ एक जी, चीज और प्लीज बताएं बोलो बोलो. मैम। ये था कि जैसे अब हम बिजनेसमैन मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं कोई भी जिस पे भी सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मैम जो सैक वाले हैं उन्हें ये भी नहीं हमें कुछ मिलेगा, बस वो मतलब बच्चे को मतलब जैसे घर वाले बच्चे को चाहते कि हाँ अच्छा बन जाए, ये टॉप पे चला जाए, बस वो चीज सैक ने हमें दिखाई कि हाँ भाई मतलब कोई चीज नहीं लेना चाहते वो हमसे, बस हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। Thank you, Shahid. मैम Thank you सैक का so much. बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। Thanks, Shahid. तो अगर आपके पास कोई आइडिया है and you want to take it forward, आप प्लीज यहाँ चैट बॉक्स में अपना नाम, नंबर, कॉलेज का नाम लिख दीजिए and we'll reach out to you. The center head for that respective college will reach out to you और आपके आइडिया को डिस्कस करना चाहेंगे. एंड ऑन दिस नोट मैं जानना चाहूंगी अगर स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पे फाउंडर से, वो जानना चाहते हैं तो प्लीज लिखिए. Ma'am, I would like to add something here. Yes, ma'am, please.
इट्स रियली नाइस। आज जो हमने सुना, हम लोग इंडिविजुअली तो सुनते ही हैं अपने स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड उनको क्या क्या हर्डल्स होते हैं, बट एक प्लेटफॉर्म पे तो एक चीज अगर सभी स्टूडेंट्स ने, अगर सभी पार्टिसिपेंट्स ने नोट किया होगा कि सभी को, हर एक एंटरप्रेन्योर को, हर एक स्टार्टअप जर्नी में एक सिमिलर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वही आज हम सभी ने, ये जो 4 बच्चे हमारे साथ जुड़े, 4 स्टार्टअप्स जुड़े, उन्होंने भी बताया कि उनको क्या क्या चैलेंजेस हुए और वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो ऐसा नहीं है कि यू नो कुछ एकदम से डिफरेंट कोई प्रॉब्लम होती है, सबकी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सॉल्यूशंस भी सिमिलर होता है। तो इसीलिए इट्स रिक्वेस्टेड कि आप लोग अगर अपना कोई भी आइडिया, कोई भी बिजनेस प्लान, कुछ भी सोच रहे हो, अपने दिमाग में रखा हुआ है, तो आके हमारे साथ डिस्कस करो। यू नो ऑल अक्रॉस हरियाणा हमारे 5 सेंटर्स हैं। स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकुला, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स के सेंटर हेड्स हमारे साथ मौजूद है इसी प्लेटफॉर्म पे। आप लोग आके हमारे साथ डिस्कस करो, हमें बताओ, और हम आपको उसी चीज पे कैसे चलना है आपको बता सकते हैं, आपको आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, और तो और आपको एक्सपर्ट मेंटरिंग जो रिक्वायर्ड है उन चीजों से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि हर, जैसे कल सौरभ त्रिवेदी सर ने भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कनेक्टेड विद इन मेंटर स्पेसिफिक, जो आपके डोमेन से हो, उनसे भी आपको कनेक्ट कराते हैं। तो प्लीज आप लोग आगे आइए और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। सो इट्स रियली गुड टू सी दैट आप सभी लोग इतने एंथुसियास्टिकली इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स रियली गुड। जैसे मैम ने बताया कि भारत लाइट को सुनने के बाद आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि सबकी बातें एक जैसी लग रही थी और सभी स्टार्टअप्स एक ही जैसे हैं। सो इट्स रियली गुड टू सी दैट हम सभी एक ही लेवल पे हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि खुद की जो गोल्स हैं, खुद के जो हमने सेट किए हैं एक ड्रीम, उस पे हम रीच करें, राइट। और जैसे कि स्मृति मैम ने पहले ही आप लोगों से पूछा था कि हमने अभी इस हफ्ते गोल सेटिंग कर लिया है, विजन बोर्ड कर लिया है, वी हैव कनेक्टेड विद अ मेंटर एंटरप्रेन्योर मिस्टर सौरभ त्रिवेदी जी। तो उन्होंने जो जो चीजें हमें बताई, जो जो चीजें हमें सिखाई, हमने फर्स्ट डे जब सीखा कि स्टार्टअप किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें इस हफ्ते हमने करी हैं। इससे रिलेटेड भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है, तो प्लीज गेट इन टच विद अस। थैंक यू स्मृति मैम, ओवर Thank you, टू यू। Tanushree.